ध्यान दो, 9th का केमिस्ट्री है, पहला चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ, ये 10वां पार्ट है। इससे पहले तुम लोगों को 9 पार्ट में पदार्थ किसे कहते हैं ये बतला दिए हैं। पदार्थ की भौतिक प्रॉपर्टीज ये बतला दिए हैं। जैसे पदार्थ कणों के बने होते हैं, है ना। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान, जिसको इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, अंतर आणविक स्थान। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बतला दिए हैं ना। तो कण 2 प्रकार के होते हैं, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। तो जो कण हमें आँखों से दिखलाई देती है, मतलब 2 ही तरह के कण होते हैं। एक होता है जो आँखों से दिखलाई दे, और एक होता है आँखों से नहीं दिखलाई दे। हमारे सामने में इस कण की मौजूदगी होती है, कहने का अर्थ हवा में धुलकण होता है न जी। अगला वाला चैप्टर में है मिश्रण किसे कहते हैं, तो ये सब बतलाएंगे। फिलहाल ये बतला चुके हैं जो कण 2 तरह के होते हैं, एक दिखाई देने वाले कण, एक नहीं दिखाई देने वाले कण। कण को जब हम लोग किसी भी बड़े कण को छोटा करते जाएंगे, मान लो ये एक कण है, मान करके चलो ये पत्थर का टुकड़ा है, तो इसको पीस करके महीन करके हम लोग, अभी एक कण है, ध्यान दो, इसको इतना बड़ा है पत्थर का टुकड़ा, तो अभी दिखाई दे रहा है सबको। इसको पीस दिया जाए, जैसे कई बार बतला चुके हैं, गेहूं के दाने को, अगर एक दाने को हम लोग, जैसे ये गेहूं का एक दाना है, तो अभी ये हमको एक दाना दिखलाई दे रहा है। तो आटा जो हम लोग गेहूं के आटा की रोटी बनाते हैं, तो गेहूं की रोटी नहीं बनाते हैं, गेहूं के आटा की रोटी बनाते हैं, है ना, यह सत्य बात। तो मशीन में पिसाई करते हैं, मान लो इसको हम लोग पीस दिए, अभी देखो ये ऐसा गेहूं का दाना है, यानी ये बड़ा कण है ना। फिर इसको हम लोग पीस देंगे तो ये बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। मान लो इसको पीस दिए तो इन छोटे छोटे कणों में बदल गया। इस पर तो मान लो थोड़ा बड़ा ही दिखलाई देता है, तो गेहूं के एक दाना को पीस देंगे तो उसमें पीसा हुआ जो आटा होगा उसमें कितना कण होगा, गिनती कर सकते हो? बोलो तो, सोचो, थोड़ा दिमाग में लाओ। मुश्किल है और भारी मुश्किल है। तो मान करके चलो ये दाना, गेहूं के एक दाना को हम लोग मशीन में पीस दिए, तो इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान करके चलो इसमें कितना कण है, 1000 छोटे छोटे कणों में बदल गया, जबकि इससे भी ज़्यादा होगा। अब 1000 कण में से फिर एक कण लो तो ये हुआ, अभी तक दिखलाई दे रहा है। गेहूं के आटा को, एक गेहूं को पीस देने पर जो आटा होगा, हथेली पर लोगे तो दिखलाई देगा जो नहीं ये गेहूं का आटा है। इसके बाद इसको फूंक दो, हवा में उड़ जाएगा, बिखर जाएगा, पूरा फैल जाएगा। अगर उस कण में से पुनः सिर्फ एक कण को ले, किस कण में से? गेहूं के बड़े कण को हम लोग 1000 कण में बदल दिए, तो 1000 कण में प्रत्येक कण तो बहुत छोटा होगा, अभी तक आँखों से दिखलाई दे रहा है। फिर उस एक कण को तू 1000 कण में बदल दो, तो एक कण को 1000 कण में बदलेंगे तो ये फिर तब तुमको दिखलाई ही नहीं देगा, किसी भी सूरत में नहीं दिखलाई देगा, क्योंकि एक बड़ा कण था गेहूं का, इसको हमने 1000 कण में बदल दिया।
फिर उसमें से एक कण लिए, इसको भी 1000 कण में बदल देंगे तो लगता है दिखाई देगा? नहीं। हमारी आंखें इस एक कण को 1000 कणों में बदले तो अब 1000 कण में से एक एक कण को तू देखोगे तो हमारी आंखें उस कण को नहीं देख पाएगी। और ऐसे ही कण को क्या कहते हैं? सूक्ष्म कण। तो सूक्ष्म कण की परिभाषा क्या होती है? जो कण हमें अपनी आँखों से नहीं दिखलाई दे, तो इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं जो कण हमें नग्न आँखों से नहीं दिखलाई दे उस कण को सूक्ष्म कण कहते हैं। तो नग्न आँख का क्या अर्थ हुआ? नग्न मतलब नंगा होता है। अभी तो लोग कपड़ा पहने हुआ है ना, कपड़ा उतार दोगे तो कहेंगे नंगा हो गया है ये लड़का। तो अभी हम लोग जो एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये आँख नग्न है। नग्न का मतलब खुली हुई है। ऐसे बंद कर लो तो दुनिया दिखलाई देगी? कुछ भी नहीं दिखलाई देगा। तो इसको कहेंगे बंद आँखें। ऐसे खोल लो तो अब आँख नंगा हो गया, यानी नग्न आँखें। तो इस शब्द का प्रयोग बार बार होगा, नग्न आँखें। तो समझ जाओगे ना। ऐसा नहीं सोचना जो आदमी नग्न हो सकता है, कपड़ा कैसे, ये सॉरी आँख कैसे नग्न होगा। तो आँख दो तरह की स्थिति में रहती है। एक जब खुली रहती है तो हम सारी दुनिया को जहाँ तक दिखलाई दे देख सकते हैं, और जब हम लोग बंद कर लेते हैं सोने के टाइम में या वैसे भी बंद कर लो तो ये आँख बंद हो गई, अब कुछ भी नहीं दिखलाई देगा। तो बंद आँखें और नग्न आँखें। तो जिन कणों को हमारी आँखें नहीं देख सकती हैं उन कणों को क्या कहेंगे? सूक्ष्म कण। तो जिस शब्द के पीछे सूक्ष्म लग जाए समझो वह नहीं दिखलाई देने वाला चीज़ हो गया, नहीं दिखलाई देने वाला वस्तु हो गया। समझ गया ना? ये सूक्ष्म कण की परिभाषा नहीं भी लिखाएंगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो जैसे कोई कहेगा सूक्ष्म पदार्थ, तो इसका अर्थ हो गया ऐसा पदार्थ जिस पदार्थ को हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। जैसे हवा है, तो अभी तो लोग पंखा में बैठा हुआ है तो गर्मी है तो हवा तो लग रही है लेकिन देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब है हवा सूक्ष्म पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देती हैं। तो हवा तो पृथ्वी के चारों ओर है न जी। मान लो ये कण बहुत छोटा है इसीलिए हमारी आँखें उसको नहीं देख पाती हैं, लेकिन हवा जो चारों ओर फैला हुआ है ये नहीं दिखाई देती है। इसका अर्थ है हवा भी पदार्थ है ना? और पदार्थ कणों के बने होते हैं। किसी भी पदार्थ को हम लोग कण में बदल सकते हैं, चाहे विशाल पत्थर हो इसको भी पीस करके, ऐसा मशीन आता है जो गर्दा गर्दा में पीस देगा, आटा से भी महीन, फिर इसमें से मतलब महीन पीस देगा, फिर इसमें से और महीन। किस समय तक इसको हम सबसे छोटा रूप में ला सकते हैं? एक सीमा होती है। किसी भी पदार्थ के का वह कण जो सबसे छोटा हो, जिससे छोटा किया ही नहीं जा सकता है, ऐसे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे, आगे वाला चैप्टर में इसकी चर्चा है। तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है, जिससे छोटा कण हो ही नहीं सकता है। चूँकि ये सूक्ष्म होता है तो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देता है। समझ रहे बात को? तो दुनिया का तमाम पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को हम लोग महीन करते करते अंत में इसको ऐसा कर सकते हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देगा। तो निष्कर्ष ये है, हर एक पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है। समझ रहे हैं इन बात को? तो पानी में चीनी घोले जाने पर हमें चीनी के कण नहीं दिखलाई पड़ते हैं। इसका अर्थ है पानी में जब हम चीनी घोलेंगे और नहीं दिखलाई पड़ता है तो पानी में तो चीनी है न जी। जैसे शरबत बनाता है कोई भी व्यक्ति, या मान लो किसी को लूज मोशन हो गया, लूज मोशन का अर्थ हुआ खाना खाया उसको पचा नहीं या पेट झाड़ी हो गया,
यानी 10-12 बार इसको लेटरिन रूम जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं नमक और पानी का घोल दो। तो पानी ले लो 1 गिलास में, ये पानी है। इसमें क्या करो, पानी भी तो छोटा छोटा कण है, ये पानी के कण हैं। अब इसमें तू 1 चम्मच चीनी दे दो और मान लो आधा चम्मच, 1/2 का मतलब आधा चम्मच इसमें नमक दे दो। दोनों को डाल करके इसके बाद चम्मच से मिला दो। थोड़ी देर बाद अभी तो पानी को देख रहे हो और 1 चम्मच चीनी को भी देख रहे हो, तो इसका अर्थ चीनी अभी सूक्ष्म कण के रूप में नहीं है बल्कि बड़े कण के रूप में है, जिसे हमें हमारी आंखें देख सकती हैं। नमक भी आधा चम्मच लोगे तो स्पष्ट दिखलाई देगा। इसका अर्थ जो स्पष्ट दिखलाई देता है जो कण, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो वह सूक्ष्म कण नहीं है। जब हम लोग चीनी और नमक को इसमें दे करके घोल दिए तो ये विलीन हो जाता है, हमें नहीं दिखलाई देता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये चीनी और नमक के कण सूक्ष्म कण के रूप में बदल गए। तो सूक्ष्म कण के रूप में बदल गए तो आखिर ये तो है तो गिलास में ही, गया कहाँ, ये भी तो सवाल पैदा होता है। तो अब याद करो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ कणों के बने होते हैं और ये कण सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं तो अब तो सूक्ष्म कण समझ गया, यानी ऐसा कण जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखलाई देता है। तो ये कण गोल होते हैं, तो गोल होते हैं तो ये भी बतलाए हैं। जैसे मान करके चलो ये एक बर्तन है, इसमें हम लोग आलू का गोल गोल आलू या कोई ऐसा फल लो, इस बर्तन में इस तरह हम लोग रखते गए। तो ऐसी स्थिति में तुम लोग इसमें क्या अनुमान कर रहे हो? ये सब बतला चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा के लिए जब तक जिंदा रहोगे बात याद रहेगी। तो पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, तो ये कण किस टाइप के होते हैं? गोल। क्रिकेट का गेंद नहीं होता है पूरा पूरी गोल। अब बच्चा सब जो प्लास्टिक का गेंद खेलता है या वॉलीबॉल होता है, ये सब 100% गोल है। हमारी पृथ्वी बतलाएंगे ज्योग्राफी में पूरा पूरी गोल नहीं है। तो खैर इस मुद्दे पर आओ, एक गिलास में मान लो कोई भी पदार्थ रखोगे तो पदार्थ कणों के होते हैं। तो ये पानी के सूक्ष्म कण हैं, क्योंकि गोल है। तो इसमें हम लोग जैसे सेब रख दिए जो पूरा पूरी गोल है, तो देखो तो ये बीच वाला ये सब खाली स्थान बन रहा है। इसी खाली स्थान को क्या कहा जाता है? अंतर, हाँ, कहा जाता है अंतर आणविक स्थान। पिछले पाठ में बतलाए हैं, इसको कहा जाता है अंतर आणविक स्थान, अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। तो अब जैसे अगर ये मान लो ये फल है, गोल गोल फल है, इसमें और 10 ठो फल रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। ऐसा ही फल क्यों? क्योंकि जगह नहीं है ना ऐसी बात। लेकिन कल्पना करो इसमें हम गोल गोल फल रखा हुआ है, इसमें मात्र 1 चम्मच पानी दो। जब जगह नहीं है तो पानी इसमें 1 चम्मच दे करके देखना, पानी के कण जो है ना, ई खाली जगह, ये सब जो खाली जगह दिखाई दे रहा है कणों के बीच, जिसका नाम है इंटरमोलिकुलर स्पेस, इस इंटरमोलिकुलर स्पेस में सब पानी का कण चला जाएगा। तो इसमें चला जाएगा, तो जब जगह नहीं है तो ये पानी के कण कहाँ चले गए? ये इंटरमोलिकुलर स्पेस में चला जाएगा। तो अब कल्पना करो इस क्वेश्चन पर आओ, पानी में चीनी घोले जाने पर हमें चीनी के कण नहीं दिखलाई पड़ते हैं। तो कल्पना करो ये पानी का कण है, पानी भी तो पदार्थ है, पदार्थ कणों के बने होते हैं, ये कण गोल होते हैं। समझ रहे? तुम्हारा कहाँ ध्यान है?
तो पानी के कण गोल होते हैं, तो कणों के बीच जो खाली स्थान है, जब हम लोग चीनी डाले उसमें, तो चीनी तो पानी में घुल जाता है, नमक भी घुल जाता है नहीं सी बात। तो चीनी घुल गया, तो ये किस में बदल गया नहीं दिखाई देता है, इसका अर्थ है ये सूक्ष्म कण में बदल गया घुलकर। जब सूक्ष्म कण में बदल गया तो ये कण गया कहाँ, तो ये पानी में चीनी के कण पानी के कणों के बीच जो अंतर आणविक स्थान यानी खाली स्थान है, इस सब में जाकर के अपना जगह बना लिया, समझा। तो ये चूँकि सूक्ष्म कण के रूप में बदल गया है और सूक्ष्म कण हमें नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए पानी में चीनी घोलो या नमक घोलो, ये घुल करके और पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में चला जाता है। और इस तरह चूँकि ये सूक्ष्म कण में बदल जाता है, तो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये चीनी के कण या नमक के कण तो सूक्ष्म कण में बदल कर पानी में घुल गया, सूक्ष्म कण में बदल गया। जितना बड़ा कण था चीनी का, वो घुलने के बाद एक कण मान लो हजारों कणों में बदल गया। इतना छोटा छोटा कण में, जिस कण को हमारी आंखें नहीं देख रही है, अर्थात सूक्ष्म कण में बदल गया और चला कहाँ गया, तो पानी के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान जो है उसमें चला गया। तो इसीलिए हमें चीनी के कण नहीं दिखाई पड़ते हैं। कारण समझा? देखो चित्र बना दिया है, आंसर भी लिख दिया है 6 कॉपी में लिखने के लिए। पानी में चीनी घोले जाने पर चीनी के कण सूक्ष्म कणों में बदल जाते हैं, ठीक है, समझा दिया है। और पानी के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस में चले जाते हैं। अतः सूक्ष्म कणों में बदले जाने के कारण पानी में चीनी के कण नहीं दिखलाई पड़ते हैं। जैसे ये गिलास है, ये बड़ा वाला दिखलाया है, ये पानी का कण है, तो कणों के बीच में ये खाली स्थान है, हम लिख दिए पानी के कण। जितना उजला वाला है ये कण पानी का हो गया, समझा। इसके बाद बीच में जो जगह है, ये जगह क्या कहलाएगा? अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस। अच्छी तरह देख रहे हो और समझ रहे हो। तो पानी का चीनी का कण जब घुल जाएगा, सूक्ष्म कण में बदलेगा, तो ये इसी अंतर आणविक स्थान लिख दिए हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये वाला जगह, ये वाला और इसी में ये पानी चीनी के सूक्ष्म कण, ये सब जो है महीन ये पानी का सूक्ष्म कण है। और बड़ा कण को बड़ा कण कहते हैं आप। ये चीनी का सूक्ष्म कण है इंटरमोलिकुलर स्पेस में, ये वाला कण पानी का कण है। तो चीनी कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, इसको स्पष्ट रूप से तुम लोग समझ गया ना। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कमरे में इत्र की शीशी खोले जाने पर पूरे कमरे में इत्र का सुगंध फैल जाता है। इत्र का अर्थ क्या हुआ? तो लोग शादी में जब भी जाता है देखते हैं, सेंट का पूरा छिड़क लेता है कपड़ा पर। अगर मान लो सेंट नहीं छिड़केगा, सेंट इसीलिए छिड़क लेता है अपने ड्रेस पर, जो अगल बगल वाले को अच्छा सेंट लगे। तो सेंट समझ गया ना, सेंट का हिंदी होता है इत्र। तो क्वेश्चन है, किसी कमरे में, जैसे मान लो इस कमरा का मतलब रूम, किसी रूम में हम लोग इत्र का शीशी मान लो ये है, ये इसका ढक्कन है, ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोले जाने पर ढक्कन खुल गया, तो इत्र जो है, जैसे देखो चित्र में देखो, ध्यान से समझो। मान लो ये शीशी है, ढक्कन अभी बंद है, इस ढक्कन को खोल दो, यानी ऐसे घुमा करके ऊपर वाला मुन्ना कहते हैं, इसको हटा लिए, तो ये खुल गया यानी ओपन हो गया। अब इसमें जो इत्र भरा हुआ है, तो अब याद करो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो पढ़ाए हैं, यानी पदार्थ का भौतिक गुण। तो ये तो बतलाए हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं।
बतलाया है ना। अब संक्षेप में इतना ही समझ लो कैसे गतिशील होते हैं। मान लो ये बंद है तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये मान करके चलो ये खाली है, इसका जो है ऊपर वाला पोर्शन खोल करके 10 मच्छर पकड़ करके इसमें डाल दो और इसको ऊपर से बंद कर दो, तो देखना ये मच्छर जो है एक तो इधर जाता है, दीवार से टकराता है, फिर टकरा करके इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। होती है नहीं सी बात, मच्छर अस्थिर नहीं रहेगा। बंद शीशी में, बड़ा शीशी है, इसमें मच्छर बंद करके टेस्ट करना, इधर टकराता है, इधर टकराता है, यानी हमेशा गतिशील रहता है। तो उसी तरह पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो पदार्थ तो 3 प्रकार का होता है, जो जस्ट इसके बाद अब पढ़ाएंगे, ठोस, द्रव और गैस। वैसे हम मौखिक चर्चा कर दिए थे, पता है ना। तो अब तो अगला पार्ट में वही ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो तीनों के बारे में एक झलक दे दिए थे। आखिर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो ठोस क्या चीज होता है? तो ठोस ऐसा पदार्थ होता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह अगर फेंकोगे तो जिस रूप में फेंकोगे उसी रूप में पाओगे। जैसे ये मार्कर है, ये अभी ठोस है। क्यों ठोस है? इस मार्कर को कहीं फेंक करके देखो तो ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा, नहीं होगा, इसी ढंग से रहेगा। इसके बाद इतना ही, मान लो कोई बर्तन ले लो, उसमें पानी ले लो, तो पानी को फेंकोगे तो सबसे पहले फेंकने के क्रम में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, बूंद बूंद के रूप में हो जाएगा, हो जाता है ना। ज्यों ही पृथ्वी के सतह पर गिरेगा तो फैल जाता है चारों ओर। या एक गिलास में पानी लो और नीचे में गिराओ, इसको नीचे में गिराएंगे तो गिर करके इसी रूप में रहेगा जिस रूप में दिखाई देता है। लेकिन तो ऐसे पदार्थ को फिलहाल तो ठोस मानो, ठीक है। लेकिन द्रव में क्या होता है? मान लो ये गिलास है, पानी है, इसको ऐसे करेंगे, नीचे की ओर गिराएंगे तो जिस सतह पर गिरेगा उस सतह पर फैल जाएगा। तो फिलहाल द्रव के बारे में याद रखो, द्रव ऐसा पदार्थ है जिसको किसी सतह पर गिराया जाए तो वह सतह पर फैल जाए। तो ये हो गया द्रव। और बचा गैस। तो हवा अलग अलग गैसों का मिश्रण है। गैस, हम लोग खाना बनाते हैं तो सिलेंडर में क्या रहता है? गैस रहता है ना जी। तो पदार्थ इस 3 रूप में पाया जाता है। ठोस के रूप में पाया जाता है 5 रूप में, लेकिन फिलहाल 3 रूप याद रखो पदार्थ का। जो नहीं फैले फेंके जाने पर, जैसा है वैसा ही दिखलाई दे, तो उसको कहेंगे ठोस। अब पत्थर का एक टुकड़ा लो, फेंक दो, इतना बड़ा टुकड़ा फेंकोगे तो ये चकनाचूर नहीं होगा, उसी रूप में गिरेगा। अब मान लो हथौड़ा मारेंगे तब तो टुकड़ा में बदलेगा ही, बहुत ऊंचाई से गिरेगा तो ये तो टूटेगा ही पार्ट पार्ट में। लेकिन मिट्टी पर फेंकोगे तो ये नहीं टूटेगा। तो पत्थर ठोस है, ईंट का टुकड़ा फेंको तो ये भी नहीं टूटेगा, इसी रूप में रहेगा। ये भी तुमको हो गया ठोस। लोहा का ये छड़ है, तो ये ठोस क्यों है? क्योंकि इसको हम मिट्टी पर फेंकते हैं, मिट्टी के सतह पर, तो जिस रूप में फेंकेंगे उसी रूप में मिलेगा। लेकिन दूध को एक गिलास दूध ले लो, फेंक करके देखो, जिस पर गिरेगा वही चारों ओर फैल जाएगा। तो ठोस जो फैल जाए वह द्रव। गैस में क्या होता है? अगर किसी शीशे में कोई गैस है, बंद कर दो, शीशी का ढक्कन खोलोगे तो ये हवा में उड़ने लगेगा। तो इस तरह के पदार्थ को गैस कहते हैं। सिलेंडर का मुन्ना खोलते हैं तब वो गैस जलता है जी। तो इसमें जो क्वेश्चन है, किसी कमरे में इत्र की शीशी खोले जाने पर पूरे कमरे में इत्र का सुगंध फैल जाता है। तो होता क्या है? देखो, मान लो इसमें है इत्र है तुमको द्रव के रूप में, समझ रहे हो। अब द्रव समझ गया ना, लिक्विड। फिलहाल यानी ये शीशी हम लोग खोल दिए, इसमें इत्र है। इत्र भी तो एक पदार्थ है और पदार्थ कणों के बने होते हैं ना। तो ऐसी, और ये कण गतिशील होते हैं। जो ही इसका ढक्कन हम लोग खोलते हैं तो
ये सूक्ष्म कण के रूप में वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में ऊपर वाला हो जाता। ऊपर में जितना भी कण है ना, ये कण हवा, ये ढक्कन खोले तो ढक्कन खोले तो अब ऊपर से हवा के कण है, तो ये ऊपरी सतह का मतलब समझा, सबसे ऊपर वाला सतह का जो ये कण है ये वायु के संपर्क में आने लगता है। और पदार्थ के कण तो गतिशील होते हैं, तो ये कण वायु के संपर्क में आता है और चारों ओर फैलने लगता है सूक्ष्म कण के रूप में। अगर खोल करके छोड़ दोगे, इतनी ही बड़ी शीशी है, 2 घंटा बाद आओगे तो पता चलेगा इसमें इतना मात्र बच गया है, इतना होगा। किसने चुरा लिया है या किसने उपयोग किया है? किसी ने उपयोग नहीं किया है, बल्कि इसके ऊपरी सतह से जो वायु के संपर्क में कण आया, ये इसके सूक्ष्म कण वायु के कणों के बीच में अपना स्थान बनाने लगते हैं और चारों ओर भागने लगते हैं। क्यों भागने लगते हैं? तो अंतर आकर्षण बल पढ़ाए। पदार्थ के कणों के बीच पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है जी, तो ये निर्भर करता है कणों के बीच की दूरी कम है, बहुत कम, नहीं के बराबर, तो एक दूसरे को मजबूती से आकर्षण बल से बांधे रहता है, भागने नहीं देता है। ऐसा गुण होता है ठोस में। द्रव के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है ठोस की तुलना में। जैसे ये मान लो द्रव का कण है, लिक्विड का, तो लिक्विड के कणों के बीच अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है, ठोस के कणों के बीच कम होता है। कम होता है क्यों? क्योंकि आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच में सबसे अधिक आकर्षण बल लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतलाए हैं पिछले पार्ट में। तो ठोस में पदार्थ के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे को आपस में अंतर आकर्षण बल से बांधे रहता है। बांधे रहता है कि मतलब भागने नहीं देता है। इसीलिए ठोस के कणों के बीच की दूरी कम रहने के कारण और अंतर आकर्षण बल अधिक लगने के कारण ठोस के कणों में बिखराव, यानी एक दूसरे से जल्दी अलग नहीं होता है। इसीलिए इसको हम जहाँ फेंकेंगे या पत्थर के टुकड़े को उसी रूप में गिरेगा। द्रव के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान ज्यादा होता है, क्योंकि द्रव के कणों के बीच में लगने वाला अंतर आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है ठोस की तुलना में। जब दूर दूर रहेगा तो एक दूसरे पर कम बल लगाएगा ना। तो इसीलिए द्रव को जहां पर हम गिराते हैं वहीं पर फैल जाता है, क्योंकि अंतराकर्षण बल कम है, इसीलिए एक दूसरे से स्वतंत्र ज्यादा होता है। एक दूसरे से स्वतंत्र ज्यादा होता है, यानी एक दूसरे से अलग हो सकता है। गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, जैसे इस रूप में, एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो गैस के कण एक दूसरे को कम, सबसे कम आकर्षण बल से खींचता है, जिसके कारण कम आकर्षण बल से खींचता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? एक दूसरे से तुरंत भाग सकता है, कम बल लगाता है एक दूसरे पर। अंतर आणविक स्थान भी बीच का जगह जो है बहुत रहता है, तो जिसके कारण एक दूसरे से स्वतंत्र होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। समझ गया? तो यहाँ पे सेंस लिक्विड फॉर्म है ना, तो ये तो है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन पानी भी होता है लिक्विड फॉर्म में, तो पानी कहाँ होता है? सेंस कैसे हवा में मिलता है? हाँ, तो सही बोला है। जैसे देखो, ये इत्र के कण जो है एक दूसरे से स्वतंत्र द्रव के रूप में रहता है ना, तो जो वायु के संपर्क में रहता है, हवा के संपर्क में ऊपरी सतह वाला कण रहता है। जैसे कल्पना करो यहीं पर ये ऊपरी सतह में इस शीशी में बंद है, 6 कण के ही बीच, चलो और दे दो, तो ये ऊपर वाला ये हवा के संपर्क में है। ऊपर वाला कण जब ये हवा के संपर्क में आएगा तो ये हवा के कणों के बीच, मतलब ये भागने के लिए स्वतंत्र है, अंतर आकर्षण बल कमजोर है, तो ये कण गतिशील होते हैं,
तो सीधे ये ऊपर की ओर जो सतह पर है इधर उधर भागने लगेगा और पूरे कमरे में फैल जाएगा। पानी में ऐसा नहीं होता। पानी के कणों के बीच का आकर्षण बल इत्र के कणों के बीच के आकर्षण बल से ज्यादा होता है, जिसके चलते ऊपरी सतह से पानी के कण हवा के संपर्क में जो रहता है कम भागता है, और इत्र के कणों के बीच इसका मतलब अंतर आकर्षण बल बहुत कमजोर है, तब न एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के हवा के कणों के हवा में भागने लगता है और पूरे रूम में फैल जाता है। वैसे पानी भी तुम एक रूम में रख दो, एक गिलास भर करके इसको छोड़ दो, 10 दिन बाद आओगे तो कुछ न कुछ इसमें कम हुआ ही रहेगा, हो चुका रहेगा। गर्मी के टाइम में तालाब में पानी घट जाता है तो वहाँ सब जगह पानी घटने लगता है, ऊपरी सतह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के कारण ऊपरी सतह से पानी के कण वायु में उड़ने लगते हैं, सूक्ष्म कण, जिसके कारण गर्मी के ऋतु में क्या होता है, देखना नदी नाले तालाब ये सब में पानी कमने लगता है, कोई आता तो नहीं है। तो इत्र का शीशी खोले जाने पर, किसी शीशी में इत्र बंद है तो उसके शीशी का ढक्कन जब हम खोलते हैं, ऊपरी सतह के इत्र के ऊपरी सतह के कण वायु के संपर्क में आकर के गतिशील होता है और पूरे रूम में फैल जाता है। जब ये पूरे रूम में फैलेगा ये सूक्ष्म कण, तो उसमें जो खड़ा रहेगा जो व्यक्ति ये सूक्ष्म कण उसकी नाकों में प्रवेश करेगा। जब ये नाकों में प्रवेश करेगा तो इसका सुगंध लोगों को महसूस होगा कि नहीं होगा। तो इसका कारण समझा। अब कहोगे पानी वाला उदाहरण, तो इसका अर्थ है इत्र की तुलना में पानी के कणों के बीच का अंतर आकर्षण बल ज्यादा मजबूत है, इसलिए पानी के ऊपरी सतह से इत्र के कणों की तुलना में पानी के कण बहुत कम हवा की ओर हवा में उड़ते हैं। इसीलिए पानी को कम होने में ऊपरी सतह से नीचे की ओर आएगा तब न कम होगा। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन इत्र के कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। अंतराकर्षण बल इसका मतलब बहुत कमजोर है, इसीलिए तुरंत एक दूसरे से अलग होने लगता है, पूरे कमरा में फैल जाता है और पूरे कमरा में हमें सुगंध महसूस होता है। समझा। अब देखो द्रव भी तो बहुत प्रकार का होता है ना। तो जैसे सभी आदमी पृथ्वी पर मनुष्य है तो सभी का गुण अलग अलग है, गुण एक ही प्रकार का है, भोजन वही करेगा। मनुष्य का भोजन जानवर का भोजन कभी नहीं होगा। कपड़ा लता भी सबका होगा, तो अपना अपना कपड़ा लता अपने चॉइस से होता है, तो अपना अपना गुण अलग होता है, लेकिन सभी मनुष्य का गुण एक ही होता है। एक ही तरह का भोजन करेगा, वायु ही श्वसन के रूप में लेगा, इसमें ऑक्सीजन है। तो कहने का अर्थ मतलब व्यक्तिगत गुण अलग अलग होता है। तो हर एक द्रव का व्यक्तिगत स्वभाव, किसी द्रव में तुमको कणों के बीच की दूरी जितना है दूसरे द्रव में उससे भी ज्यादा होगी, तो ज्यादा हवा में भागेगा उसका कण। समझ रहे बात को। तो इसका आंसर हम लिख दें।